साथियों, आज के डिस्कस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि 41A CRPC के नोटिस का जवाब आप दे रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या पॉइंट्स आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं ताकि हमें कोई समस्या नहीं है। टॉपिक थ्योरेटिकल भी और टॉपिक प्रैक्टिकल भी है, तो एक एक बात को मैं खुल के समझाऊंगा। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की और उसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव की, और उसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं ताकि आप अपने राइट्स को ईजिली जो है वो सिक्योर कर सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने एक बात लिखी है 41A CRPC। ये 41A CRPC जो है अरेस्ट से आपको प्रोटेक्शन देता है। नंबर 1, जो मामले 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट तक पनिशेबल हैं या अप टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट तक पनिशेबल हैं, तो उस सिनेरियो में पुलिस जो है गिरफ्तार करने की बजाय आपको नोटिस देगी, और अगर आप कोऑपरेट कर रहे हैं, नोटिस को कंप्लाई विद कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अरेस्ट नहीं करेगी। ये सेटल लीगल पोजीशन है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक लॉ है अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें 498A के मामलों में ये स्पष्ट किया गया कि अरेस्ट ना करें। अगर आप अनवारंट अरेस्ट करते हैं या अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो पुलिस को डिपार्टमेंटल एक्शन फेस करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट भी अगर उनके एक्शन को जस्टिफाई करते हैं तो ऐसे एक्शन पर मजिस्ट्रेट के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो कहने की बात है कि कुल मिला के अथॉरिटीज़ पर चेक लगाने के लिए और उनको अपने लिमिट्स रखने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाए गए थे। पर प्रश्न बनता है कि कितने पुलिस वाले इस प्रोटोकॉल को जो है फॉलो करते हैं या इन नियामक कायदों की जो है पूर्ण रूप से पालना करते हैं। लगभग 50% तो उसकी फॉलो करते ही नहीं है, जिसका परिणाम क्या होता है कि बार बार जो है हाई कोर्ट को माइंड अप्लाई करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को माइंड अप्लाई करना पड़ता है, और बार बार ये कहना पड़ता है कि आप जो है 41A CRPC की जो है पालना करो। तो कुल मिला के इनकी लापरवाही और इनकी बेवकूफ़ियों से जो कोर्ट का मूल्यवान समय है वो होता है बर्बाद। और आप भी इनको सपोर्ट करते हो। मैं कई बार कहता हूँ कि आप इनको लीगल नोटिस दो। आप डरते हो नहीं यार पुलिस वाले हमारे को उखाड़ देंगे, कुछ नहीं उखाड़ने वाले, क्योंकि इन पर CCA रूल्स, CCS रूल्स सब लागू हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लागू है। जहाँ भी ये पद का दुरुपयोग करेंगे, अब्यूज़ करेंगे और आपके विरुद्ध गलत तरीके से कार्रवाई करेंगे तो इनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी। और ऐसे मैंने कई पुलिस वाले जो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे थे कोर्ट में सिर झुकाते हुए, माफ़ी मांगते हुए देखे। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ साथियों, आपको आप बोलते नहीं हो, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपने एक बार बोलने का दम दिखा दिया, हिंदुस्तान जग गया, तो इनकी कोई हिम्मत नहीं है कि आपके विरुद्ध जो है गलत कर सके। आपको जगना पड़ेगा साथियों। सब गलत नहीं है, पर जो गलत हैं उन्हें सबक जो है सिखाना पड़ेगा। अगर सबक नहीं सिखाया तो ये राइट्स को जो है वॉयलेट करते रहेंगे और करप्शन जो है बढ़ता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो करप्शन खत्म हो तो कम से कम आवाज़ उठाओ, कम से कम जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स जरूर करो। अगर आपको नोटिस तब भी नहीं दे रहे 41A CRPC का, बेटर ऑप्शन इज दैट वी शुड मूव फॉर द बेल और वी शुड कंप्लेंट टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट कि हमें 41A CRPC नहीं दिया जा रहा है। आप कागजी खेल खेलोगे, कागजी कार्रवाई प्रॉपर करोगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जब ये मजिस्ट्रेट भी माइंड अप्लाई नहीं करेगा और मामला हाईकोर्ट में जाएगा सेक्शन 482 CRPC के तहत, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर रेमेडी मिलेगी। तो उपचार है, समय लग सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता है। इस बात को जो है आपको नोट रखना है। क्लियर है? अब इस केस के हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, कि जहाँ हमारे को जो है नोटिस मिल गया, पर नोटिस जो है एफिशिएंटली कैसे रिप्लाई करना है, उसके कानूनी प्रोटोकॉल क्या होंगे, ये हमको जो है अब डिस्कस करना है। अब मैं शुरू करता हूँ इस अध्याय का पार्ट नंबर 2। साथियों, अपने को अब नोटिस मिल गया 41A CRPC का, ये अपन ने मान लिया। तो सबसे पहले उस नोटिस को आप ध्यान से पढ़ें। उसमें थाने का नाम होगा, कब आपको आना है वो टाइम होगा, आपके पास डेट होगी और संबंधित थानाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। क्लियर है? यहाँ संबंधित रीडर भी हस्ताक्षर कर सकता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि 41A मिल गया तो हमें करना क्या है। आपको सबसे पहले 41A के कॉन्टेक्स्ट में जो FIR है उसको पढ़ना है, और ये कॉपी आपको FIR की इजीली मिल जाएगी। पर अगर अपराध महिला के विरुद्ध है और अपराध में सेक्सुअल कंटेंट इन्वॉल्व है तो इसकी FIR जो है ऑनलाइन नहीं मिलती है, या आपको FIR कोर्ट से लेनी पड़ेगी। उस FIR का एक कंप्लीट रिप्लाई जो है तैयार करें, जिसको अपन कहते हैं आम भाषा में ज्ञापन, मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन। और जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर लें और उन पॉइंट्स को जो है आप लिखित में सबमिट करें विद द एविडेंसेस। आप जब भी ये रिप्लाई तैयार करें तो 4 कैटेगरी रखें। नंबर 1 इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, नंबर 2 आपका पॉइंट क्या है, नंबर 3 लॉ पॉइंट क्या है, और नंबर 4 आपकी प्रेयर क्या है। एक प्रॉपर ज्ञापन होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आराम से हमें गलत है और एक प्रॉपर ज्ञापन अपने रेडी नहीं करा तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी अपने को ही फेस करने हैं। क्लियर है बात? ये तो एक ज्ञापन जो है प्रॉपर रेडी करो। जब भी आप थाने जाओ उससे एक दिन पहले आप इस ज्ञापन को 4 लोगों को भेज दो स्पीड पोस्ट से। एक तो कंसर्न थानाधिकारी को, दूसरा लोकल एसपी को, तीसरा आईजी को, चौथा डीजी को। और इसके अलावा आप चाहें तो इसकी कॉपी कोर्ट में भी जमा करा सकते हैं और कोर्ट ऐसे ज्ञापन को रिकॉर्ड पर लेकर यूजुअली जो है फॉरवर्ड कर देता है पुलिस को रिगार्डिंग द फेयर इन्वेस्टिगेशन। और इसके लिए सेक्शन 210 सीआरपीसी के प्रावधान हमको दिमाग में रखने हैं। तो कुल मिला के
41A CRPC के तहत अगर आप ये संपूर्ण अप्लाई कर रहे हो तो पुलिस के लिए बन जाती है मुसीबत कि जो बिंदु आपने दिए अब उस पर जांच करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जांच नहीं करी, इट विल अमाउंट टू अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। और अगर उन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस को सही मानते हुए चार्जशीट पेश कर दिया, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन फेयर ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट। तो कलेक्शन तो कर रहे हो प्रोसिक्यूशन के फैक्ट्स का, बट जो फैक्ट हम भी बता रहे हैं उसको वेरीफाई क्यों नहीं करना चाह रहे हो? इट मीन्स यू आर बायस्ड एंड यू आर गोइंग टू अफेक्ट आवर राइट्स। उसका निश्चित फायदा क्या मिलता है कि अगर जब आईओ कोर्ट में आएगा उससे आप प्रश्न पूछोगे या अथॉरिटी से प्रश्न पूछोगे और उनके पास उत्तर नहीं है तो उनकी हालतें निश्चित तौर पे ख़राब होनी ही होनी है। तो कहने की बात यह कि जब तक हम अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो राइट्स जो है सिक्योर रहेंगे। अगर अलर्ट अवेयर नहीं रहेंगे तो राइट्स वायलेट होने में कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। ये आपको कहेंगे कि क्या रखा है, क्यों दे रहे हो, कोर्ट में देना, कोर्ट जाने, आप जानो, क्यों, तुमको क्या मौत आ रही है? अगर आज तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारी ड्यूटी है जांच करना और जांच करके सही स्थिति को जो है कोर्ट में फेस करना। सिस्टम के फॉल्ट का खामियाजा पुरुष क्यों भुगते हैं? मैं कई बार 498 के मैटर में कोर्ट में अपीयर होता हूँ, कोर्ट से मैं कहता हूँ कि माना कानून जो है लड़कियों के लिए, पर उस कानून के तहत मासूम लड़कों की पिसाई क्यों? क्योंकि आज लड़के मर रहे हैं केवल सिस्टम के फेलियर से। सिस्टम के सामने लड़की जाती है, घड़ियाल रुपये आंसू बहाती है, सिस्टम वहीं पर फेल कर डालती है और उसकी घिसी पिसी स्टोरी को सही मानते हुए लड़का फेस करता है ट्रायल ऑफ 498 आईपीसी और सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। और बोल क्यों, हम क्यों फेस करें ऐसे बेकार ट्रायल्स को जिसमें दम ही नहीं है? आज साथियों जो भी एविडेंस लड़की फाइल पे लेके आ रही है उसकी एविडेंस क्या है? आज वो कहते थे मेरा सामान हड़प लिया, बाप तुम्हारा भिखारी है, 2 रुपये की उसके पास जो है कोई स्थिति नहीं है और लाखों करोड़ रुपये का सामान दे दिया, उसका सोर्स नहीं है, इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, लड़की बेरोजगार है, आया कहां से पैसा? और फिर ये क्या कहता है कि साहब हमने फला फला से उधार लिया। जब लिंकिंग एविडेंस ही नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली कोर्ट को बरी करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम ऐसा क्या भरा कि लड़की को शादी के लिए हाँ भरनी पड़े, जिसका अभिप्राय साफ है कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टियां हैं, पैसा है, जिसके लिए इनको शादी के लिए हाँ भरनी पड़े कि चलो अभी तो चुपचाप बैठते हैं, शादी के लिए हाँ भरते हैं, अल्टीमेटली लड़की को जो है लूटेंगे, चूसेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि रातों रात पैसा अरेंज कहाँ से हो रहा है और ऐसे कौन लोग हैं जो इनकी हेल्प कर डालते हैं जबकि इसका कोई लिंकिंग फाइल पे ही नहीं होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो आज ये बिल पेश कर रही है, बिल होते हैं आधे अधूरे, कुछ बिल तो एस्टिमेट है, कुछ बिल तो वेरीफाइड तक नहीं है और कुछ बिल में तो जीएसटी तक पेड नहीं है। मैं रिसेंटली बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल स्थितियाँ, उसके बावजूद भी इनकी भोली बाती शक्ल को देखकर, इनके घड़ियाल रूपी आंसुओं को देखकर चार्जशीट तक पेश करते हैं ये सिस्टम फेलियर वाले। तो आज सिस्टम फेलियर का नुकसान जो है हमें फेस करना पड़ रहा है और हम चुप हैं कि चार्ज लगवा लो, मरने दो, बाद में देखा जाएगा। अरे हम बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन? आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आवाज बुलंद नहीं करोगे तो ऐसे लोग जो मक्कार हैं आपका जो है नाजायज फायदा उठाएंगे। तो बोलो मेरे साथियों, लड़ने के लिए तैयार रहो, लीगल फाइट करो। साथियों आज एक बात समझो, युद्ध हो रहा है हमास और इजराइल का। हमास जो है हमले कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। अगर इजराइल चुप बैठता तो क्या होता? वो आतंकी हमले करता रहता। अगर आज इजराइल ने इसको मुंह छोड़ जवाब दिया तो उसका अभिप्राय यह है कि जो भी आतंक फैलाएगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उसे जमीन दोस्त जो है किया जाएगा। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए भी कहा था कि ये जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही हैं ये कानूनी आतंकवाद के रूप में, और कानूनी आतंकवाद को खत्म करना हमारा परम कर्तव्य है। तो कुल मिला के मैं एक बात जो है आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप बोलोगे तभी जो है आपकी बात सुनी जाएगी और तभी उस पर जो है विचार भी किया जाएगा। तो साथियों आज हमने समझा कि 41 सीआरपीसी का हमें रिप्लाई कैसे करना है, उसका क्या फायदा होगा और किस रूप में अक्यूज अपने राइट्स को सिक्योर कर सकता है। तो मेरे भाइयों, बोलोगे नहीं तो आपके राइट्स जो है हमेशा ही अफेक्ट होंगे। और कहते हैं उठो जागो शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि जो है हमेशा बकरे की होती है, शेर की नहीं। तो साथियों आप लड़ोगे तो अगले को प्रेरणा मिलेगी और आप एक रोल मॉडल बनोगे तो आपको देखकर 10 लोग जो है आगे आएंगे, तो कम से कम उनके राइट्स अफेक्ट होने से बच जाएंगे। हमारी चुप्पी हमारा पतन करेगी, हमारे परिवार का पतन करेगी, समाज का पतन करेगी और हमारे जज्बात, हमारी लड़ाई, हमारी चतुराई ना केवल हमें बचाएगी अपितु हमारे कुल को, हमारे परिवार को, समाज को और उन सभी व्यक्तियों को जिनके लिए हम एक आशादीप हैं, उन्हें एक सही रास्ता दिखाएगी। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।